Hello, ninth class. Today I am going to introduce you with the poem Wind by Subramanya Bharati. The poem Wind describes the power of the wind on nature and human life. तो यहाँ विंड पोएम में पावर ऑफ द विंड दिखाई गई है ऑन द नेचर एंड द ह्यूमन लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट होता है. इट फोकसेस ऑन द वायलेंट एस्पेक्ट ऑफ द विंड दैट काजेस डिस्ट्रक्शन. तो विंड का वो वायलेंट एस्पेक्ट दिखाया गया है, वो हिंसात्मक पहलू दिखाया गया है जिसमें कि विंड डिस्ट्रक्शन कॉज करती है. द फियर्स विंड इज ऑल्सो सीन बाय द पोएट एज अ सिंबल ऑन द एडवर्सिटीज इन द लाइफ. और सिंबॉलिक है एडवर्सिटीज इन द लाइफ का. फियर्स विंड, भयानक विंड, तो वो लाइफ में उसका किस बात से सिंबॉलिज्म दिखाया गया है कि जो स्ट्रॉन्ग के सभी दोस्त होते हैं और वीक के बहुत कम दोस्त होते हैं, सभी दुश्मन ही होते हैं. इट एंड्स विद द सजेशन दैट इफ़ वी रिमेन स्ट्रॉन्ग वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. तो इसमें कहा गया है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं. रिटन ओरिजिनली इन तमिल बाय सुब्रमण्या भारती एंड ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया है, तमिल में लिखी गई थी. दिस पोएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्न पोइट्री रिटन इन फ्री वर्स. फ्री वर्स में इसको लिखा गया है विद अनइक्वल एंड द अनराइमिंग लाइन्स. तो कोई राइम नहीं है, अनइक्वल है सब कुछ, तो फिर भी बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छा थीम है. तो आओ देखते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ. ओके बेटा. विंड Come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. So the poem opens with the poet's request to the wind. Poet is requesting to the wind and he is addressing directly. He wants the wind to blow gently. वो कहता है कि wind come softly, gently blow करो so that the shutters of the window are not broken, ताकि विंडोज़ के शटर ना टूटें, and the papers are not blown out, और पेपर्स भी ना उड़ें. द पोइट ऑल्सो अर्जेस द विंड नॉट टू थ्रो बुक्स डाउन द शेल्फ. और विंड को कहता है इतनी भयंकर मत बनो कि तुम किताबें सारी शेल्फ से गिर जाएं. ओके बेटा. नाउ लेट अस सी द सेकंड स्टेंजा. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. देखो दिखाई दे रहा है तुम क्या कर रही हो, सब कुछ तुमने गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पेजेस जो हैं फाड़ दिए हैं बुक्स के. यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम रेन को भी ले आई हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम बहुत क्लेवर हो. एंड द पोइट बिलीव्स दैट द विंड by destroying the weak things seems to mock at their frailty and fragility. So पोइट कहता है कि तुम बहुत क्लेवर हो वीक्स को परेशान करके और उनका मजाक बना रही हो. Now third stanza. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, the wind god winnows and crushes them all. देखो क्या कहता है. These lines describe the havoc caused by the fierce wind. जितनी डिस्ट्रक्शन विंड करती है उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया है. It destroys the inanimate things, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है. लाइक वीक हाउसेस, जो कमज़ोर घर होते हैं, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, तो इन सब चीज़ों को वो ख़त्म कर देती है. सिमिलरली द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द लाइफ डिस्करेज ह्यूमन बींग्स, और डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ा देती है, ह्यूमन बींग्स को डिस्करेज करती है. जो गरीब लोग होते हैं उनके घर फट जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं. द पोइट रिगार्ड्स द विंड एज द गॉड हु एक्ट्स लाइक अ विनोअर. तो कहता है विंड गॉड जो है वो विनोर की तरह है. एंड सॉर्ट्स एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट कम्स इन द कॉन्टैक्ट, और जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आता है उस सब चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय कर देता है. कौन? गॉड, विंड. दिस मीन्स दैट द वीक पीपल एंड द थिंग्स आर क्रश्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड. तो विंड के झपेटे में कौन आ जाते हैं? सभी वीक थिंग्स आ जाती हैं, वीक पर्सन आ जाते हैं. ओके बेटा. Now let us see the fourth para.
he won't do what you tell him. Wind वो नहीं करने वाले हैं. Wind God is not going to do what you are going to tell him. So come, let us build strong homes. Now he is saying that आओ strong homes बनाते हैं ताकि wind हमें परेशान ना कर सके. Let us join the doors firmly. Doors को बहुत ज़ोर से जोड़ के बंद करते हैं ताकि वो विंड के इफ़ेक्ट से गिर ना सकें. लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. नाउ लेट अस हैव द सो मच ऑफ द इंटेंस स्ट्रेंथ सो दैट वी मे विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, ताकि हम विंड का सामना कर सकें. एज फार एज ह्यूमन लाइव्स आर कनेक्टेड, द विंड इज़ अ सिंबल ऑफ daunting difficulties and challenges. और विंड किस चीज़ का सिंबल है? डिफ़िकल्टीज़ का. इफ़ वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग, हाउ वी आर गोइंग टू फेस देम? सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर फेसिंग द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द लाइफ. ओके बेटा, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. नाउ he is saying that you have to stand strong against the difficulties and the challenges of the life that can overcome only with the exceptional strength, resistance and courage and strong determination. And when you are strongly determined, you are having the courage, resistance, strength, only then you can face the difficulties of the life. Now let us see the 5th paragraph. Do this and the wind will be friends with us. If you are strong, only the wind is friend of yours. Wind is going to help you when you are strong. The wind blows out weak fires. And विंड क्या करती है? जो वीक फायर्स है उन वो जो कमज़ोर आग होती है उसको बुझा देती है. ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर रॉयर एंड फ्लरिश. और जो तेज़ आग होती है उसको और भी हवा दे करके और भी तेज़ रॉयर करवाती है, फ्लरिश करवाती है, बहुत तेज़ आग हो जाती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रॉमिस हिम एवरी डे. नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट strong flames burn stronger still with a loud roar. If we befriend the wind, it will prove to be good for us. If we are strong and we are befriending the wind, then it will be very helpful. So we have to become the strong and we have to be as strong so that we can face the difficulties of the life. And if we are capable of facing all these difficulties, only then we can face life determinedly. Okay beta? Yes beta, I think now the summary is very much clear to you. The poem opens with the plea to the wind to blow gently and not to cause damage. It is urged not to break the shutters of the windows or scatter papers by blowing them away. So पहले तो पोइट रिक्वेस्ट करता है कि तुम आराम से बहो, जेंटली बहो, नुकसान मत करो. पर्सोनिफाइंग द विंड, द पोइट tells it not to throw down the books on the shelf. डिस्ट्रक्शन करने के लिए पोइट मना करता है. And draws attention to the papers that it has torn and the rain that it has brought again. The poet is not happy with the wind's attitude here. So poet is not happy with the wind's attitude. He says that please blow gently, don't damage, don't distract. But then he says that there is no effect on the wind god. So we have to be strong to face the wind, means the difficulties of the life. And if we are courageous enough to face these difficulties, then we will become strong and wind will be our friend, and then everything is going to happen good in our life. So this is the summary about this poem. So let us see the title of this poem. The word wind without the definite article the refers only to the natural phenomena called wind that can be both good and evil. So wind is not used with the word the article use नहीं किया गया है और ये natural phenomena को refer करता है. that wind that can be both good and evil, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, constructive and destructive depending on the circumstances and the attitude of the people. Now it depends on the attitude of the people कि whether it is destructive or constructive depending on the circumstances, हालात के
अनुसार कि जो गरीब है उसका अगर डिस्ट्रक्शन हो गया तो उसको डिस्ट्रक्टिव कहेगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग है उसके लिए विंड अच्छा काम करे तो उसको कंस्ट्रक्टिव कहेगा। देयर आर at least 4 different facets of the wind as presented in the poem: a naughty child, a ragging destructive youth, a very helpful friend and a powerful god। तो 4 फेसेट्स, 4 पहलू बताए हैं विंड के, नॉटी चाइल्ड की तरह, और रैगिंग की तरह, अ डिस्ट्रक्टिव यूथ, अ हेल्पफुल फ्रेंड की तरह बताया गया, एंड अ पावरफुल गॉड की तरह इसे बताया गया है। द वन वर्ड टाइटल प्रेजेंट्स द पर्सोना ऑफ द natural force called wind, who has enjoyed the status of the god in many cultures including the Tamil culture and mythology, thus the title is very appropriate। तो क्या कहता है कि एक ही वर्ड में विंड के पर्सोना को बताया गया है, who has enjoyed the status of the god, जो गॉड के स्टेटस को एंजॉय करती है, इन मैनी कल्चर्स इंक्लूडिंग द तमिल कल्चर को इंक्लूड करते हुए, उसकी माइथोलॉजी को इंक्लूड करते हुए, दस दिस टाइटल इज़ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट। Let us see the theme. The theme depicts utterly enormous powers of the wind in the world and how it has potential of being both a destroyer and creator। तो ये पोएम का थीम के अंदर ये बताया गया कि विंड इज़ हैविंग enormous powers because it is having both the powers destruction and the construction। The weak and fragile cannot withstand इट्स फ्यूरी, इसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कौन, जो वीक एंड फ्रेजाइल हैं, वाइल द स्ट्रॉन्ग कैन यूज़ इट देयर एडवांटेज, लेकिन स्ट्रॉन्ग उसकी एडवांटेज ले सकते हैं, विंड का सामना कर सकते हैं, उनकी कठिनाई जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं। विंड इज़ द सिम्बॉलिक ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द लाइफ ना। सो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हीं का फ़ायदा उठा लेते हैं, एंड विंड का फ़ायदा उठा लेते हैं कौन, स्ट्रॉन्ग पीपल, जो उसको फेस कर सकते हैं। द सेम इज़ ट्रू विद द एडवर्सिटीज़ ऑफ द लाइफ, दोज हु आर वीक इजीली ब्रेक डाउन, जो वीक होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड दोज हु आर स्ट्रॉन्ग टेक दैम इन देयर स्ट्राइड एंड कम आउट स्ट्रॉन्गर, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कमज़ोर हालात में भी जो है उभर कर आते हैं और हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। देयरफॉर आवर एटीट्यूड टू द लाइफ एंड इट्स trials and tribulations determine our response to them। तो जिस तरीके का हमारा एटीट्यूड है लाइफ में, वो एटीट्यूड हमें किस तरीके से मुसीबतों को फेस करना है, उनको कैसे रिस्पॉन्स देना है, वो ये चीज़ बताता है। सो हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड एटीट्यूड रखना चाहिए, ये इस पोएम का थीम है। ओके बेटा, नाउ लेट अस सी द मैसेज। द पोएम कैरीज द मैसेज दैट वन मस्ट डेवलप मेंटल टफनेस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, कि हर किसी के पास में मेंटल टफनेस होना चाहिए, बहुत कठोरता, फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स ऑफ द लाइफ की हार्डशिप्स को फेस करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। इफ़ अ पर्सन इज़ फीबल, अगर कोई आदमी कमज़ोर है, ही विल ब्रेक डाउन, जल्दी टूट जाएगा, एज द वीक बिल्डिंग्स, जैसे कि वीक बिल्डिंग्स हवा में थरथरा कर गिर जाते हैं, क्रम्बल डाउन इन द हार्श विंड स्टॉर्म्स। देयरफॉर द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज शुड बी टर्न्ड इनटू द गुड फ्रेंड्स विद स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। इसलिए डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को हमें टर्न डाउन करना होगा अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ के साथ में। ओके बेटा, नाउ लेट अस सी द literary devices. Which literary devices has been used in this poem is, first one is personification. Personification is a literary device in which the poet associates human attributes with some abstract ideas or an inanimate object। नॉन लिविंग थिंग्स को जब पर्सन्स की तरह बुलवाया जाता है, उनके साथ वैसे ही इंटरेक्ट किया जाता है और नेचुरल फिनोमिना की तरह, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। लेट अस हैव द एग्जांपल, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, नाउ द पोएट इज सेइंग दैट यू हैव टॉर्न द पेजेस ऑफ द बुक्स। तो विंड कोई पर्सन थोड़ी ना है, उसको ये कहेगा कि तुमने सारे पेज फाड़ दिए। सो विंड हैज़ बीन यूज्ड एज द person here, so the personification is being done here। he makes strong fires roar and flourish। अब यहाँ पे ही बोला गया है किसको, विंड को। now next device is metaphor। metaphor is a figure of the speech that describe an object or the action in a way that it is not literally true।
but helps explain an idea or make a comparison. तो कंपैरिजन किया जाता है मेटाफर में, एंड एज लाइक वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो कि सिमली में किया जाता है. नाउ लेट अस हैव द एग्जांपल. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन at weaklings. Here the wind has been presented as a very clever and powerful being who terrifies and laughs at the weak and the helpless. You are very clever. Wind has been compared with a clever person. Okay, you tore the pages of the books. Here the action of the wind has been described as the mischievous act of the naughty child. तो यहाँ पे विंड को किसके साथ कंपेयर किया है? मिस्चीवियस नॉटी चाइल्ड के साथ में कंपेयर किया है ना. नेक्स्ट device is anaphora. Anaphora is a poetic device in which the word or the group of the word is used repeatedly to create a special effect to emphasize something. जब पोइट को कुछ एम्फेसाइज करना है, स्पेशल इफेक्ट डालना है, तो एनाफोरा यूज़ करते हैं. देखिए फर्स्ट 3 लाइन्स में, डोंट ब्रेक द शटर्स, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. तो तीनों लाइन में डोंट वर्ड यूज़ किया है. सो इज एम्फेसाइजिंग डोंट डू दैट लाइक दैट ना. एंड देन सिम्बोलिज्म. Apart from being one of the powerful natural force, wind can also symbolize the adversities. देखो विंड को सिम्बोलाइज, विंड किसको सिम्बोलाइज कर रही है? लाइफ की एडवर्सिटीज़, challenges of the life that have the potential of causing a lot of destruction. तो लाइफ के अंदर जब डिफ़िकल्टीज़ जो आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, देखो लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ द सॉरोज एंड हैप्पीनेस. कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, तो मिक्सचर है. कभी हमें डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, तो कभी हम खुशियाँ खूब मना रहे होते हैं. तो ऐसे ही विंड इज़ द सिम्बॉलिक ऑफ all the difficulties we are going to face in the life. Okay beta, so let us see the rhyme scheme. The poem is written in the free verse, hence there is no rhyming scheme or pattern in it. So rhyme के बारे में बात करें तो कोई rhyming scheme नहीं है, ये एक free verse है. Okay beta, so this was the poem. Prepare it properly.